हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं एक बार फिर से लोकेश टोकेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, लेकर आया हूं आपके सामने क्लास 12th की ऑनलाइन फिजिक्स की लेक्चर सीरीज। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन की बात की थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट डी ए या E डी ए कॉस थीटा या E इंटू ए कॉस थीटा डेराइव किया था, और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरियस केसेस देखे थे कि किन किन कंडीशंस पर फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा और किन किन कंडीशंस पर फ्लक्स आपका मिनिमम या जीरो हो सकता है। क्लियर? उसी केस में देखिए, यहां पर पिछले वाले क्लास में हमने जो फ्लक्स की बात की थी वो हमारी बेसिक डेफिनेशन है किसकी? ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम भी यहां पर अप्लाई होती है, जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा गाइस गॉस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो है ये एक बेसिक थ्योरम है जो कि आपको बताती है क्या? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। देखिए, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं पहले और उसके बाद में बात करते हैं ये क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface, यहां पर इस बात को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, गॉस थ्योरम जो है बेटा वो हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस के लिए ही अप्लाई होती है। वो क्लोज्ड सरफेस रियल भी हो सकता है और वो क्लोज्ड सरफेस हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी भी हो सकता है, लेकिन होना क्लोज सरफेस चाहिए। तो क्या कह रहा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in the surface। ये आपका गॉस थ्योरम का सिंपल शब्दों में स्टेटमेंट हो जाता है गाइस। क्या स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम the net electric flux passing through a closed surface is always equals to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in the surface। सपोज करें ये कोई क्लोज सरफेस है हमारा। क्लोज सरफेस कैसा होगा? जो चारों तरफ से क्या हो? क्लोज हो। ठीक है, ये आपका क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में कुछ चार्जेस हमने यहां पर प्लेस कर रखे हैं, Q1 Q2 माइनस Q3 Q4 माइनस Q5। क्लियर? ये चार्जेस जो है यहां पर क्या है? प्लेस्ड है Q1 Q2 माइनस Q3 Q4 माइनस Q5। क्योंकि देखिए, चार्ज दो तरीके से पॉसिबल होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो कोई भी चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? तो यहां पर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज का मतलब यहां पर हो गया सिग्मा क्यू एनक्लोज इन द सरफेस। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बन जाता है? सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल यही गॉस थ्योरम का रिलेशन है। फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर वेयर सिग्मा क्यू इज व्हाट? total charge enclosed in the surface।
सिग्मा क्यू यहां पर हो जाता है टोटल चार्ज एनक्लोज इन दी सरफेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल, या आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पर इन दो चीजों का ही महत्व है। किसी भी क्लोज सरफेस से पासिंग और लिंकिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस, और दूसरी चीज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब इस मीडियम की परमिटिविटी। ये आपका गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाता है गाइस। क्लियर है? ये स्टेटमेंट कैसे आया, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। इसके प्रूफ की चर्चा करते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट कैसे आया, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, हाँ, सिग्मा क्यू यहां पर क्या होगा? सिग्मा क्यू बेसिकली यहां पर कुछ नहीं है। सिग्मा क्यू क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, algebraic sum of charges present inside the surface, algebraic sum of charges present inside the surface। इसका मतलब क्या हो जाएगा? algebraic sum का मतलब क्या? आपको इनके साइन के अकॉर्डिंग इनको ऐड कर देना है, बस। वेक्टर सम नहीं लगाना है, क्योंकि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। चार्ज जो होता है आपका, चार्ज जो होता है गाइस, वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए हम यहां पर वेक्टर लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। सिंपली इनको इनके साइन के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, जैसे कि Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ओके, हाँ, प्लस Q4 माइनस Q5, दैट्स इट। देख पा रहे हैं आप? इस तरह से टोटल चार्ज आपको इस तरह से मिलेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सारे चार्जेस का क्या करना है? सिंपल और सिंपल अलजेब्रिक सम करना है आपको। यहां पर क्या करना है? अलजेब्रिक सम। तो आपको मिल जाएगा टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, गॉसियन सरफेस। क्लियर है? चलिए, जिस सरफेस के लिए, जिस क्लोज सरफेस के लिए आप फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जिस क्लोज सरफेस के लिए आप फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसे कहा जाता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, जिस क्लोज सरफेस के लिए आप फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम, उस सरफेस को कहा जाता है गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस रियल भी हो सकता है और हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा गॉस का स्टेटमेंट या गॉस थ्योरम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का प्रूफ, ये जो स्टेटमेंट है थ्योरम का स्टेटमेंट, ये कैसे आया, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लेट कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू कंसीडर कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू। इससे कुछ आर डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी। इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी। और हम जानते हैं, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जाएं तो कितनी आएगी बेटा आपके पास? ये कुछ इस तरह से आ जाएगी क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। कितनी आ जाएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड में बात करूं तो ओनली के क्यू। मैग्नीट्यूड में बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला पहले डिराइव कर रखा है, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं,
Now, taking the distance between charge and observation point. Taking the distance between charge and observation point as a radius and construct a hypothetical closed surface around the charge. क्या मतलब, आपको प्लस क्यू चार्ज और पॉइंट पी के बीच की जो ये डिस्टेंस है कितनी है, आर, इसको क्या करना है आपको, इसको रेडियस मानते हुए इस चार्ज के चारों तरफ एक स्पेयर कंस्ट्रक्ट कर देना है, कुछ इस तरह से। सपोज आर रेडियस का स्पेयर है, मान लीजिए मैंने एक स्पेयर क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है ना, क्लोज सरफेस, 3D सरफेस है, सर्कल नहीं है, स्पेयर है, मान लीजिएगा स्पेयर है, ये सर्कल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक सरफेस आ गया आपके पास में। सपोज कीजिए इस सरफेस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कुछ ए होगा, कितना होगा, ए होगा, क्लियर है, हाँ ए होगा। नाउ अब हम बात करें अगर, तो इस सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करते हैं। एलिमेंट्री एरिया देखिए, पॉइंट क्यू की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कहां होगी, बाहर की तरफ, और इस छोटा सा जो एलिमेंट्री एरिया ले रहे हैं इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कहां होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। इस छोटे से सेक्शन का एलिमेंट का एलिमेंट्री एरिया जो होगा वो कहां होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो नाउ इस छोटे से एरिया के लिए हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, for elementary area dA के लिए फ्लक्स की वैल्यू, dA एरिया से पासिंग फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर या E dA cos 0। क्यों 0, क्योंकि देखिए E और dA यहां पर दोनों ही वेक्टर्स पैरेलल है। दोनों वेक्टर्स कैसे हैं गाइस, पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा यहां पर थीटा, वो कितना होगा, देखिए वो 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस वजह से मैं E डॉट dA को लिख लेता हूं E dA cos थीटा, और d फाई की वैल्यू E dA cos थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो d फाई आ जाता है हमारे पास में यहां पर E इंटू dA। तो देखिए फ्लक्स की डेफिनेशन से हमने क्या किया, एलिमेंट्री एरिया, इस सरफेस के एलिमेंट्री सेक्शन के लिए फ्लिंकिंग फ्लक्स जो है या पासिंग फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आ रही है, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लिया मैंने यहां पर dA, और इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैंने यहां पर कैलकुलेट कर ली, जो कि थी फाई इज इक्वल टू E डॉट dA। नाउ सिमिलरली टोटल इलेक्ट्रिक flux passing through whole surface, अगर पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए, बिल्कुल लिमिट्स के साथ में दोनों तरफ क्या कर दिया जाए बेटा, इंटीग्रेट कर दिया जाए। फाई फ्रॉम 0 to फाई इज इक्वल्स टू E dA फ्रॉम 0 to A, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन A के रेस्पेक्ट में होना है। इस पूरे सरफेस के हर पॉइंट पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी ना, मैग्नीट्यूड की बात करें तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस सब जगह Q चार्ज से हर सरफेस के पॉइंट की डिस्टेंस R ही होगी, और चार्ज भी यहां पर आपका Q ही है, तो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी आपको KQ/R² ही मिलती है। इस वजह से इंटेंसिटी कांस्टेंट है, बट एरिया जो है यहां पर क्या है, वेरिएबल। आप इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस का एरिया बढ़ेगा, इस वजह से एरिया के रिस्पेक्ट में यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इसको अगर मैं आगे लिखूं, इसको अगर आगे लिख लें यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा, E इंटीग्रेशन dA 0 to A, और
डीए का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होगा, ए। लिमिट पुट करने के बाद में a माइनस 0, लिमिट पुट करने के बाद में भी क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, अगर ई ए आता है, सॉरी, हाँ, अगर ई ए आ जाता है, देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देता हूं। अगर ये ई ए आ जाता है यहां पर, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारे पास में, ई डॉट ए। क्लियर। टोटल फ्लक्स, ये क्या है, ये किसकी वैल्यू आई, टोटल फ्लक्स। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल सरफेस। इस पूरे सरफेस से पास होने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में, कितनी आ गई गाइस, देखिए इधर, ये आ गई आपके पास में, कितनी आ गई, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ अब देखिए यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्या होगा, देखिए फाई इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू क्या है यहां पर, इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू ए क्या है यहां पर, ये पूरा एक क्लोज स्पेयर है आपके पास, और स्पेयर का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या मैं गलत तो नहीं हूं, बिल्कुल गलत नहीं हूं बेटा। स्पेयर, क्लोज स्पेयर के एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू अगर आप चाहे तो यहां पुट कर सकते हैं, चाहे नहीं पुट करनी पड़ेगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू। के की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज व्हाट, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। देख लीजिए आपका जो सरफेस था, ठीक है, उसमें जो टोटल चार्ज था वो कितना था, टोटल चार्ज कितना है, देखिए क्लोज सरफेस में सिर्फ Q ही है, और टोटल फ्लक्स की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितनी आ रही है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये यहां पर हेंस प्रूव्ड हो जाता है, देखिए गॉस का स्टेटमेंट यहां पर प्रूव हो जाता है गाइस, हेंस प्रूव्ड, इट इज हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम गॉस के स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देख लीजिए एक बार फिर से, यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये गॉस थ्योरम का प्रूफ है, इस तरह से प्रूफ किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, छोटे से एलिमेंट्री एरिया के लिए फ्लक्स कैलकुलेट किया, और उसके बाद में कंप्लीट एरिया से लिंकिंग फ्लक्स इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया, तो कुछ इस तरह से हमें वैल्यू जो है वो मिलेगी। इट इज क्लियर, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसलिए ये स्टेटमेंट आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। गॉस कहता है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस से लिंकिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ई डॉट डी या ई डी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। आपको ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं अगर आप किसी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो। क्लियर, ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नाउ अब हम चर्चा करते हैं, देखिए सॉरी, सम important points regarding the Gauss theorem। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए गॉस थ्योरम की क्या क्या है वो। पहला, फर्स्ट पॉइंट, Gauss theorem only applies for the fields which obeys
which obeys the Coulomb's inverse square law। गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फील्ड्स या इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए अप्लाई होती हैं जो क्या करते हैं, गॉस के इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हो जाता है यहां पर, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड का इफेक्ट, वैसे वैसे फील्ड का इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट और या इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो ऐसी फील्ड्स के लिए ही गॉस थ्योरम जो है वो अप्लाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Coulomb's law only applies for point charges। Coulomb's law यहां पर किसके लिए अप्लाई होता है गाइस, ओनली एंड ओनली अप्लाइज फॉर पॉइंट चार्जेस। Coulomb लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लाई होता है, whereas Gauss law applies for any distribution of charge। Coulomb's लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, सिस्टम के लिए अप्लाई होता है, whereas Gauss लॉ जो है वो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए अप्लाई हो सकता है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब, ठीक है, चार्ज जो है वो किसी पर्टिकुलर बॉडी पर तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होता है गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से पॉसिबल है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी पर्टिकुलर डेफिनेट शेप या साइज की बॉडी को चार्ज दे रहे ना, उसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जब किसी डेफिनेट, ठीक है, लेंथ की रॉड को या फिर वायर को आप क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं, तो आपका टोटल चार्ज जो होता है ना वो इसकी लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली। इसकी लेंथ के अक्रॉस क्या होता है गाइस, डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली, तो इसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे चार्ज के लिए Coulomb's लॉ अप्लाई नहीं होता, लेकिन ठीक है Gauss लॉ अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसमें वेरियस नंबर ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में। वेयर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया, टू डायमेंशनल मेटलिक प्लेट है, सपोज कीजिए टू डायमेंशनल क्या है, मेटलिक प्लेट। इस प्लेट को अगर आप चार्ज करेंगे तो जो कंप्लीट चार्ज होगा वो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब अगर किसी थ्री डायमेंशनल बॉडी को अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, क्यूब बनाया मैंने, तो ये एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है, यहां पर इस बॉडी को अगर मैं चार्ज दूंगा तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट इट्स होल वॉल्यूम। जब ये चार्ज इसके कंप्लीट वॉल्यूम के अक्रॉस थ्रू आउटली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए चार्ज के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप्स के ही होते हैं, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, 1D
1D distribution, surface charge distribution which is called 2D distribution, and volume charge distribution is called 3D or 3-dimensional distribution. It is clear to you? तो Coulomb's law जो है वो हमेशा पॉइंट चार्ज वाले सिस्टम के लिए अप्लाई होगा, whereas गॉस लॉ जो है वो हमेशा किसके लिए अप्लाई हो सकता है? किसी भी टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई हो सकता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अभी हमारे, ठीक है? डिटेल में भी इसको डिस्कशन होगा इस पर. चलिए आगे बढ़ा जाए. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट्स हुए. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. थर्ड पॉइंट, गॉस लॉ only applies for calculation of electric flux linked through a closed surface. लिंक थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस. गॉस लॉ किसके लिए अप्लाई होता है? गॉस लॉ इज ओनली अप्लाइज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस. ध्यान रखिएगा, गॉस थ्योरम जब भी आप लगा रहे हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे? एक क्लोज सरफेस को अज्यूम करेंगे. बिना क्लोज सरफेस के गॉस थ्योरम की एग्जिस्टेंस नहीं है. नाउ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked does not depends on the shape of closed surface. ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से, वो आपके क्लोज सरफेस के शेप या साइज पर डिपेंड नहीं करती, बस वो क्लोज होना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक सरफेस ले रहे हैं इस तरह का, इसमें आपका चार्ज है Q. आप एक सरफेस ले रहे हैं इस तरह का, इसमें भी आपका चार्ज है Q. आप एक सरफेस ले रहे हैं इस तरह का, इसमें आपका चार्ज है Q. आप एक सरफेस ले रहे हैं कोई, ठीक है, अनइवन बॉडी, इसमें भी आपका चार्ज है Q. अगर आप इनको देखें तो ये चारों ही क्या है? क्लोज्ड सरफेस है. कैसे सरफेस है बेटा? क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से बंद है ना. तो इन पर अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूं और इन सरफेसेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो सबके लिए क्या आएगा? phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. इसके लिए भी आपका फ्लक्स हो जाएगा phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. इसके लिए भी आपका फ्लक्स होगा phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. और इसके लिए भी आपके फ्लक्स की वैल्यू यही होगी phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपके एनक्लोज्ड चार्ज पर और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर डिपेंड करती है स्टेटमेंट के थ्रू. तो चारों में ही देखिए तो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज अगर सेम है तो शेप से हमें कोई लेना देना नहीं होगा. चारों में ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ सेम होगी. क्लियर? ये क्या होगी यहां पर? सेम होगी. ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा गाइस, ठीक है? ये आपका थर्ड पॉइंट होगा. ओके. हाँ, दूसरी चीज, चार्ज कहीं भी प्लेस हो, जरूरी नहीं है सेंटर में है. क्लोज सरफेस में किसी भी पॉइंट पर अगर चार्ज प्लेस हो रखा है तब भी आप क्या कर सकते हैं? गॉस की वैल्यू, गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं. वैल्यू आपके पास में सेम आएगी क्योंकि आपको टोटल चार्ज चाहिए इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस. कैसे सरफेस? क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें. फोर्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग और लिंकिंग, कुछ भी कह सकते हो, पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स on the depends on the
वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज enclosed in the surface which is sigma q and nature of medium of the surface। नेचर ऑफ मीडियम क्या बताएगा? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? दो चीजों पर डिपेंड करती है गाइस। डिपेंड्स ओनली ऑन टोटल चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस एंड नेचर ऑफ मीडियम मींस फाई नॉट की वैल्यू पर डिपेंड करती है। हमने बात की थी परमिटिविटी की वैल्यू मीडियम चेंज होने से चेंज हो जाती है इस वजह से। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए यहां पर, इफ चार्ज लोकेटेड at the center of a symmetrical बॉडी। सिमेट्रिकल बॉडी का मतलब जानते हैं ना, इवन शेप वाली, सब जगह से शेप। क्या अगर हम बॉडी को उसके परपेंडिकुलरली या उसके एक्सिस के अलोंग कट करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में कट होनी चाहिए, बराबर दोनों साइड के पार्ट्स जो है वो सेम होने चाहिए। ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बॉडी। So, if charge located at the center of a symmetrical body, then total electric flux passing through the half of surface is phi is equal to q upon 2 epsilon naught। phi is equal to q upon 2 epsilon naught। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इस पर क्वेश्चन बनता है। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। क्या कह रहा है? देखिए, इफ चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ सिमेट्रिकल बॉडी देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द हाफ ऑफ सरफेस इज phi is equal to q by 2 epsilon naught। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिकल बॉडी क्या होती है, अगर उस बॉडी को परपेंडिकुलरली टू द एक्सिस या पैरेलल टू द एक्सिस कट किया जाए तो वो बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में, दो अलग अलग सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो अगर जैसे सपोज कीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पर, ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है, करेक्ट? ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है। इसमें चार्ज कितना हो गया? इसमें चार्ज हो गया आपका Q। ओके, इसमें चार्ज हो गया आपका Q। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस दो इक्वल पार्ट्स में कट कर देता हूं। अगर इसको मैं दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एक इस तरह से हो जाएगा और दूसरा शेप इस तरह से आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये दोनों भी तो क्लोज सरफेस हैं, ये दोनों भी क्लोज सरफेस है और आइडेंटिकल है, मतलब सिमेट्रिकल है, दोनों के साइजेस सेम है। अगर मैं इस सरफेस को चेंज कर रहा हूं, इस पूरे सरफेस में जो चार्ज है वो कितना है? Q। अगर आप इस सरफेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो बताइए क्या यहां पर चार्ज की वैल्यू Q by 2 और यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q by 2। इट इज क्लियर? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं इस सरफेस से वो कुछ इस तरह से होंगी। यहां पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है बेटा इस सरफेस से वो कुछ इस तरह से होंगी। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस कहां से मिलेगी? तो यहां का फ्लक्स phi 1 ये कितना हो जाएगा बेटा? टोटल सिग्मा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q टोटल चार्ज की वैल्यू Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी बात करें तो यहां पर भी क्या चीज आएगी? सिग्मा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों बॉडीज में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो टोटल फ्लक्स की क्या हो जाएगी? हाफ। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है आपका? Q बाय
एप्सिलॉन नॉट। जब ये पूरी एक बॉडी है और इसके पास में चार्ज कितना है Q, तो इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब मैं इसको क्या करता हूं, सिमेट्रिकली डिवाइड कर देता हूं दो इक्वल पार्ट्स में, तो इसके हाफ पार्ट से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, हाफ Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और रिमेनिंग हाफ पार्ट से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही चीज हमने यहां पर लिख रखी है। देखिए, इफ चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ सिमेट्रिकल बॉडी, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through the half of the surface is phi is equals to Q by 2 epsilon naught. It is clear to all of you? क्लियर है? चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए इसके, जैसे कि अगर आपको ये दे दिया जाता है कि ये एक बॉडी है, ये एक कोन बॉडी है, इसके इस पॉइंट पर चार्ज है कितना, Q, इस पॉइंट पर चार्ज है Q, और बोल दिया जाता फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दी सरफेस। अब देखिए यहां पर ये जो बॉडी दे रखी है, यहां पर चार्ज इसके बिल्कुल कॉर्नर पर है, सेंटर पर नहीं है। सेंटर पर होता तो हम मान लेते क्लोज सरफेस है और Q बाय एप्सिलॉन नॉट फाइंड कर लेते, लेकिन ये इसके कहां है, कॉर्नर पर है। तो मुझे अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो मुझे इसको एक सिमेट्रिकल बॉडी बना देना चाहिए। सिमेट्रिकल बॉडी कैसे बनाऊं मैं इसको? सिमेट्रिकल बॉडी बनाने के लिए देखिए, क्या मैं इसको ऊपर से भी ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं क्या? अगर मैं इसका एज इट इज पार्ट ऊपर बना देता हूं तो ये एक पूरी सिमेट्रिकल बॉडी हो गई ना। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू दी सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस कितना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें जिस पार्ट के लिए फ्लक्स पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट के लिए ही पूछा गया है बेटा, इस पार्ट के लिए पूछा गया। ये जो पार्ट है आपका, ये सिमेट्रिकल बॉडी का ठीक हाफ पार्ट है। कितना पार्ट है, हाफ पार्ट है। तो इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था। ये सिमेट्रिकल बॉडी वाला तो पार्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया ताकि हमारा आंसर आ जाए। अगर मैं इसको ऊपर से मिला देता हूं तो ये कंप्लीट सिमेट्रिकल बॉडी हो गई। उसके लिए कंप्लीट टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसका ठीक आधा पार्ट ये है, इस आधे पार्ट से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात आपको? देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये Q है, तो इस Q से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से होगी। देखिए ये चार्ज है, इस चार्ज से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से होंगी ना। आप देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी और उसके सेंटर पर चार्ज लोकेटेड है, ये एक सिमेट्रिकल बॉडी और इसके सेंटर पर चार्ज लोकेटेड है, तो इसको अगर मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो इसके ठीक ऊपर वाले पार्ट में कंप्लीट हाफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं और इसके ठीक नीचे वाले फोर्सेस में रिमेनिंग हाफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है। इन सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो सम है वो ये है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इन सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो सम है गाइस वो ये है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसको ठीक हाफ पार्ट में डिवाइड करता हूं तो इसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, सिर्फ इतनी ही होंगी, हाफ, है ना। रिमेनिंग हाफ थोड़ी ना आएगी, रिमेनिंग हाफ आपके पास, सॉरी, रिमेनिंग हाफ आपके पास नहीं आएगी। क्लियर है मेरी बात? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज क्लियर टू यू? इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल बनता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कैसे? एक और एग्जांपल, एक क्यूब है, क्यूब, इस तरह से एक क्यूब है। क्यूब में मैं कुछ लोकेशंस मार्क कर रहा हूं। फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड और एक और लेते हैं फोर्थ। देखिए यहां पर मैंने कुछ पोजीशंस मार्क की है, पॉइंट्स मार्क की हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है, दिख रहा है आपको। क्वेश्चन क्या पूछता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग through the given closed surface when charge Q located at point 1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। क्लियर है? क्या कह रहा है कि आपका एक क्लोज सरफेस है, उससे आपको पासिंग फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कब? जब चार्ज कहां लोकेटेड है? एट 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। क्या क्लियर है आपको ये? ठीक है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए ठीक है, यहां आ जाते हैं। चलिए बात समझ में आ गई ना। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा? देखिए पहला 0.1, ये 0.1 क्या है? सेंटर ऑफ क्लोज्ड सरफेस। क्या ये सेंटर है क्लोज सरफेस का? बिल्कुल ठीक। ये पूरी आपकी एक सिमेट्रिकल बॉडी है और अगर चार्ज इस पॉइंट 1 पर लोकेटेड है, ठीक है ना, 1 पर लोकेटेड होने का मतलब कैसे है? कुछ इस तरह से है कि ये आपकी सिमेट्रिकल बॉडी है। चार्ज बिल्कुल कहां है? ठीक बीच में। चार्ज कहां है? ठीक बीच में। तो बताइए इससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? यहां पर चार्ज Q है तो सीधी सी बात है बेटा, इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सब जगह इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास होंगी और ठीक सेंटर पर है आपका चार्ज सिमेट्रिकल बॉडी से। तो इस पूरी बॉडी से, इस पूरे सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चारों तरफ से बराबर बराबर सरफेस से ये क्या है? गिरा हुआ है चार्ज, इसलिए यहां पर फाई की वैल्यू हो जाएगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए बी पॉइंट पर चलते हैं। बी पॉइंट 0.2 की चर्चा करें अगर, 0.2 क्या है? 0.2 सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ Q। सेकंड वाला जो है वो क्या है? देखिए सेकंड वाला आपका इस तरह से है, क्यूब, और आपका जो चार्ज है बेटा वो कहां है? किसी फेस के सेंटर पर है। चार्ज कहां है? किसी फेस के सेंटर पर है। मतलब क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस, 6 फेसेस होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, उसमें से किसी एक फेस के सेंटर पर है। अब देखिए अगर ये चार्ज क्यू इस एक फेस के सेंटर पर है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये एक सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर में है। अगर ये सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर में होता तो फर्स्ट वाला केस होता। यहां पर ये सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर में नहीं है, क्योंकि इसके इस तरफ पूरा एक क्लोज सरफेस है, लेकिन इसके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा क्लोज सरफेस आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्लोज सरफेस नहीं आ रहा है। तो मैं यहां पर फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा? मैं यहां पर इसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कंस्ट्रक्शन करूंगा जिससे मेरा ये चार्ज जो है वो सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो जाए। पिछले वाला एग्जांपल गाइस, ये वाला एग्जांपल यही तो था, है ना? आपको इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट पर फ्लक्स कैलकुलेट करना था, तो ये सिमेट्रिकल बॉडी के कॉर्नर पर था, सेंटर पर नहीं था, तो हमने ऊपर क्या कर दिया, एक और बॉडी बना कंस्ट्रक्ट कर दी, तब ये सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर में आ गया और इससे लिंक्ड फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो क्योंकि हमने इसको ठीक हाफ पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसलिए नेट फ्लक्स Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ। तो यही काम आपको यहां पर भी करना है। देखिए यहां पर कैसे करेंगे? यहां पर करने के लिए दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ठीक सामने एक
क्यूब कंस्ट्रक्ट करना होगा इस तरह से। इसको एक क्यूब में बंद कर दीजिए। इसको जब आप इस तरफ इतना हाफ क्यूब कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो अब ये बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी में आ गई। तो यहां पर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला इस पूरी सिमेट्रिकल बॉडी का ठीक हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट है। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा, आंसर ये नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये इसके कॉर्नर पर है तो इसको एक ठीक सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर में लाने के लिए एक और क्यूब मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तब ये इसके सेंटर में आएगी और अब इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, कि सिर्फ इस वाले पार्ट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए मुझे, तो ये कितना होगा, ये होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आएगी सबको? आई होप ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर ये डायरेक्ट रिजल्ट याद भी रख सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट जो है आप याद भी रख सकते हैं। अगर आपका चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के ठीक सेंटर पर है तो पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपका चार्ज सेंटर के किसी फेस के सेंटर पर है, सॉरी क्यूब फेस के किसी सेंटर पर है, तो पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखा जाए, देखिए थर्ड पॉइंट की बात करें, पॉइंट 3, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। देखिए पॉइंट 3, तो पॉइंट 3 कहां है, एट दी सेंटर ऑफ जॉइनिंग टू फेसेस, टू फेसेस, जॉइनिंग टू फेसेस। देखिए इस तरह से ये आपका क्यूब है, चार्ज जो लोकेटेड है वो यहां पर है। चार्ज कहां है, यहां पर है, ठीक है। अब चार्ज ये आपका Q है और आपको इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या ये सिमेट्रिकली सेंटर पर आ रहा है, क्या किसी सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर पर आ रहा है? नहीं आ रहा है गाइस, मुझे इसको सिमेट्रिकली सेंटर पर लाना है। अगर मैं लाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए एक क्यूब तो यहां कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इस तरह से, हुआ। अगर मैं एक क्यूब यहां कंस्ट्रक्ट करता हूं तब भी मुझे बताइए क्या ये सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर पर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये अभी भी कॉर्नर पर है। कहां पर है, कॉर्नर पर है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि मुझे यह करना पड़ेगा कि एक क्यूब और ऊपर भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा गाइस, इस तरह से किया, और साथ ही साथ एक क्यूब, ठीक है, इसके साइड में भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आपको ये क्यूब्स इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि आपका ये जो चार्ज क्यू है ये कंप्लीट एक सिमेट्रिकल बॉडी के ठीक सेंटर में आ जाए। मतलब ऐसी बॉडी के सेंटर में आ जाए कि अगर आप इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इस तरफ और इस तरफ बराबर इक्वल दो बॉडीज बननी चाहिए और ऐसी बॉडी के सेंटर में होना चाहिए। तो अब देखिए ये एक सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर में आ चुका है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? एक्चुअल जो केस था वो ये था, एक्चुअल जो आपका कंस्ट्रक्ट केस है वो ये है, ये सारे कंस्ट्रक्शन हमने किए हैं। तो बेसिकली अब यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी फाइव, यहां पर कितना होगा गाइस, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार क्यूब्स है, चार क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें कितने क्यूब से पास फ्लक्स चाहिए, हमें सिर्फ एक ही क्यूब से पासिंग फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक ही सॉरी यहां पर है ना, एक ही क्यूब से पासिंग फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये एक फोर्थ पार्ट है सिमेट्रिकल बॉडी का, तीन पार्ट से फ्लक्स इधर पास हो जाएगा और सिर्फ एक पार्ट से फ्लक्स इस तरफ पास
होगा तो हमारा जो आंसर होगा यहां पर वो होगा Q/4ε0। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? समझिएगा, सारे एग्जाम्पल सेम है बेटा, आपको सिर्फ ध्यान रखना है सिमेट्रिकल बॉडी बनानी है, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए, अगर मैं फोर्थ एग्जाम्पल लेता हूं, फोर्थ पॉइंट भी ले लेते हैं, लास्ट पॉइंट 4। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। कॉर्नर ऑफ अ क्यूब कैसे? ये मान लीजिए आपका क्यूब है और आपका जो चार्ज है वो यहां लोकेटेड है। अब आप इसको सेंटर में लाने के लिए कितने कंस्ट्रक्ट करेंगे? क्यूब्स, ठीक है, एक इधर, दो ऊपर और 4 पीछे। दिमाग लगाइएगा, यहां से अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फॉर सिमेट्रिकल बॉडी, सिमेट्रिकल बॉडी नहीं, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर फाई की जो वैल्यू आएगी बेटा, सेम प्रोसेस के थ्रू आएगी Q/8ε0। यहां पर 8 क्यूब्स, 4 नीचे और 4 ऊपर, 4 तो नीचे आएंगे डिब्बे और 4 ऊपर आएंगे, तब ये सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर में आएगा चार्ज। तब ये चार्ज कहां आएगा? सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर में आएगा, और यहां पर पासिंग फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी Q/8ε0। ये वैल्यू हो जाएगी बेटा Q/8ε0। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एग्जांपल समझ में आएंगे, ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आएंगे। तो यहां पर हम एक कंक्लूजन लिख लेंगे, ठीक है। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? देखिए, कंक्लूजन ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। और कंक्लूजन, इफ चार्ज लोकेटेड, या कंक्लूजन नहीं है, ये अलग से पॉइंट ही है, इसको पॉइंट ही ले लेते हैं। कंक्लूजन नहीं है, इसको पॉइंट ही कंसिडर कर लेते हैं हम। Point if charge located at the center of an symmetrical body, then if charge located at the center of a symmetrical body, then electric flux passing through each identical phase, electric flux passing through each identical phase must be phi is equals to Q upon N epsilon naught, where N is total phase या total identical phase, identical phase of the body। टोटल आइडेंटिकल फेज, जैसे कि क्यूब की बात करें, जैसे ये क्यूब है ना, अगर हम क्यूब कंस्ट्रक्ट करते हैं यहां पर, तो क्यूब में टोटल कितने फेसेस है? 6 फेसेस है। तो अगर आपका चार्ज सेंटर पर है तो इसके हर एक फेज से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेज 5 वो हो जाएगा Q/6ε0। ये हो जाएगा गाइस Q/6ε0। तो ये कहानी थी आपके गॉस थ्योरम की और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद में हम चलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के लिए। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।